स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का श्री शरणम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे फूड प्रिजर्वेशन की मेथड की, वहीं से हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो ज़रा जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। और फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत जो चैप्टर हमने कल छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशन में जो सेकेंड पार्ट है जिसमें 10 यूनिट हैं, उसी को हम कंटिन्यूस लगातार जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ में क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी का भी बराबर ध्यान रखा जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट एफएसएस से रिलेटेड हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट हैं, जो भी माइंडसेट में चीज़ें हैं, नो डाउट जो एक नंबर होगा, हल स्लाइड में ऑलरेडी मैं उस नंबर को मेंशन करता हूँ। इस नंबर पर आपके दिमाग में जो भी क्वेरी चल रही हो उसको आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, मैं चीज़ें शुरू करता हूं जहां से हमने छोड़ी थी, हम वहीं से मूव ऑन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब बात करते हैं कि हमारे पास में जैसे इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टूडेंट किसका, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, फल और सब्जियां हमारे पास अर्थात किसानों के पास आ जाते हैं। तो किसान जो हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। अब यहीं से शुरू होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में जब लार्ज मास आता है फूड और ग्रेन्स का या वेजिटेबल्स का, तो वो केमिकल के थ्रू उसको किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्वेशन करके रखते हैं, इस चीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन कि फूड मटेरियल का प्रिजर्वेशन केमिकल के थ्रू कैसे करेंगे। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है या सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप एफएसओ के हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन के रूप में जरूर देखेंगे, नाम है स्टूडेंट एसिटिलीन गैस। दरअसल में कहानी इतनी सी है, पहले हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात कर लेते हैं कि जो एसिटिलीन होती है उसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये चीज़ आप लोगों ने 11th 12th या 10th में बेसिक में सीखी होगी। अब चूंकि कार्बन का नंबर 2 है स्टूडेंट और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो इसे कहते हैं एथाइन। तो जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट एथाइन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मूले के साथ में असल मायने में यही कहलाती है कॉमन वर्डिंग में एसिटिलीन गैस। और ये जो एसिटिलीन गैस होती है ये कच्चे फलों के ऊपर यदि डाल दी जाती है तो जो अनराइप फ्रूट होते हैं वो बहुत आसानी से कुछ ही समय पे वो राइप फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं या पक्के फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब क्वेरी सिर्फ इतनी सी आती है जो एग्जाम पूछता है कि एसिटिलीन गैस के डालने पर कच्चे फ्रूट के ऊपर दरअसल में होता क्या है। उस एक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन को यदि आपने समझ लिया तो नो डाउट ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अनसीजनल जितने भी फ्रूट आपको मार्केट में आजकल जो दिखने लगे हैं, जो बहुत आसानी के जरिए पकाए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी गैस के जरिए हैं। और किस तरह से पकाए जा रहे हैं इसको भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक फ्रूट ले लेते हैं। तो जैसे हमने एक फ्रूट ले लिया स्टूडेंट बनाना, बनाना का मतलब केला। इसके ऊपर हमने ये जो एथाइन गैस है या जो एसिटिलीन गैस है इसको क्या किया, डाला। सिर्फ इतना करने से हमारा जो फ्रूट है वो पकेगा नहीं। हमको एसिटिलीन गैस के साथ साथ में हमको एक चीज और कुछ समय बाद ऊपर से डालनी होगी, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जो अनराइप फ्रूट है हमने उनको बिखरा दिया, उसके ऊपर हमने एसिटिलीन गैस या एथाइन गैस चला दी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी हमको ऊपर डालना होगा। तो जैसे ही एथाइन या एसिटिलीन गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है, याद रखिएगा स्टूडेंट, तो एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं, और इसी चीज की वजह से ये जो फल है वो पक जाते हैं। याद रहेगा ये चीज। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, तो याद रखिएगा कौन सी गैस यूज की जाती है, एसिटिलीन गैस। अब कहानी इतनी सी है कि जो ये कच्चा फल देख रहे हैं ये पके फल में कन्वर्ट हो गया। और स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी मेथड के थ्रू हमने फलों को प्रिजर्व करना शुरू किया, उनको संरक्षित करना शुरू किया, उनको यूटिलाइज करना शुरू किया। लेकिन
एसिटिलीन गैस के द्वारा पके फलों को जब लंबे समय तक व्यक्ति खाता है तो उसमें स्किन कैंसर के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, और स्किन कैंसर के मामले आने की वजह से एसिटिलीन गैस को प्रतिबंधित कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। तो आज के समय पे जिस गैस के जरिए फलों को पकाया जाता है उस गैस को हम कहते हैं स्टूडेंट एथिलीन गैस। और जो एथिलीन गैस है इसका जो फॉर्मूला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सही है क्या ये फॉर्मूला? एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला क्या ये बिल्कुल सही है? आप जरा कमेंट करके बताइए। या CH2 मतलब CH डबल बॉन्ड CH या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखते हैं इसमें से कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के समय पर एसिटिलीन गैस के जरिए फलों को नहीं पकाया जा रहा है। किस गैस के जरिए फलों को पकाया जा रहा है? एथिलीन गैस के जरिए फलों को पकाया जा रहा है। तो एथिलीन वही गैस होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और क्या है एथिलीन का फॉर्मूला, जरा जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा, अब एथिलीन गैस जो है जिससे फलों को पकाया जा रहा है ये बहुत कॉस्टली है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, महंगी होती है। इसी वजह से इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, एक पाउडर जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड को हम CaC2 के नाम से जानते हैं। और यही कैल्शियम कार्बाइड पाउडर जो काफ़ी सस्ता मिलता है मार्केट में, इसी को हम कच्चे फलों के ऊपर डालते हैं, पानी के कुछ जो छींटे लगाते हैं, और कुछ समय में इसी पाउडर की वजह से जो फ्रूट हैं वो राइप हो जाते हैं। तो आज के समय पर जितने भी आप अनसीजनल फ्रूट को मार्केट में अवेलेबल होता देख रहे हैं वो किस पाउडर की वजह से या किस चीज़ की वजह से है? उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर है, सॉलिड क्रिस्टलाइन दरअसल में चूर्ण है, जिसकी हेल्प से जो अनराइप फ्रूट हैं वो राइप हो पाते हैं। और यदि आपको इस बात का पता लगाना हो तो कभी भी, जैसे स्पेशली सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फ्रूट्स कौन सा होता है स्टूडेंट? बनाना। तो जनरली जो बनाना होता है उसका टॉप जो होता है, यदि वो आपको ग्रीनिश कलर का दिखे और बाकी पूरा का पूरा जो फ्रूट है येलोइश कलर का हो, तो आप समझ जाइए ये आर्टिफिशियल राइपनिंग के थ्रू प्रमोट हुआ है। जबकि अगर प्योर नेचुरल राइपनिंग होती तो जो इसका ऊपर वाला पोर्शन था, जो हेड पोर्शन होता है, वहां पर भी येलोइश पोर्शन होता। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस तरह से चीज़ों को पहचान लेते हैं कि ये नेचुरल राइपनिंग है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो जब भी फलों में ऊपर हरा रंग यदि दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये कृत्रिम तरीके से पकाया गया फल है। तो अब कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे फलों को पकाया जाता है, तो सबसे पहले जो रसायन इंट्रोड्यूस हुआ था वो था एसिटिलीन गैस। क्योंकि एसिटिलीन गैस की वजह से स्किन कैंसर के बहुत से मामले सामने आने लगे, तो फिर इस वजह से एसिटिलीन गैस से पके हुए फल बैन कर दिए गए और एसिटिलीन गैस को ही बैन कर दिया गया। अब एसिटिलीन गैस से जब फलों को बैन किया गया तो उसके बाद एक गैस आई जिसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसी को कहते हैं एथीन गैस, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, और इसी को कहते हैं एथिलीन गैस। याद रहेगी ये चीज। तो यही है एथीन गैस और इसी को कहते हैं एथिलीन गैस। और यही एथिलीन गैस जो है इससे वर्तमान समय में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट अ मॉडर्न टाइम पर फ्रूट राइपनिंग कराई जा रही है या फलों को पकाया जा रहा है, ये चीज। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। लेकिन अब ये जो गैस होती है एथिलीन गैस, ये काफी महंगी होती है। ये गैस जो है ये काफी कॉस्टली होती है ना। तो जिस वजह से इसका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, और सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया एक पाउडर CaC2। इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर। और कैल्शियम कार्बाइड पाउडर जो है इसी के जरिए जो है वर्तमान समय में फलों को पकाया जा रहा है।
ये चीज। तो ये आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। लेकिन जब आप एफएसओ के एग्जामिनेशन में एंटर करते हैं तब आप पाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने और स्पेशली यूएसए फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसके हवाले से एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉमन आ गई है कि एक और इंग्रेडिएंट है, एक और सब्सटेंस है जिसके जरिए जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग आप करा सकते हैं, उसका नाम है इथेफोन। तो इथेफोन जो होता है, जब इसको कच्चे फलों के ऊपर डाला जाता है तो कच्चे फलों के दरअसल में जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जिस वजह से ये जो फल है ये कच्चे फलों के अंदर पहुंचता है, मतलब ये रसायन जो है ये कच्चे फलों के अंदर पहुंचता है और उनके पोर खुल जाने से वो जो फ्रूट है वो पक जाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखने हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में किस रसायन के जरिए फलों को पकाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एक रसायन है जिसका नाम है इथोफोन। लेकिन इथोफोन जब भी ऑप्शन में देगा तो एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं होगा, एथिलीन ऑप्शन में नहीं होगा, और ये CO2 ऑप्शन में नहीं होगा। तो वर्तमान समय में जिस रसायन के जरिए हम फलों को पका रहे हैं उसको हम एथोफोन के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए, इससे रिलेटेड जरूर से जरूर आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक चीज पर। तो शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बहुत सारा फल, बहुत सारी सब्जियां यदि एक साथ हमारे पास में आ जाएं, अब वो सब्जियां तो खराब हो सकती हैं, है ना। जैसे केले के सीजन में बहुत सारा केला जो है वो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन कुछ समय बाद उसका स्टोरेज अगर हमने कर लिया, और स्टोरेज करने के साथ साथ में समय समय पर अगर हम इन रसायनों का उपयोग करते रहें तो जो निश्चित रूप में मार्केट में अवेलेबिलिटी बनी रहेगी प्रोडक्ट की और चीजें होंगी। अब आप एक चीज अच्छे से समझिए स्टूडेंट, जिस एसिटिलीन गैस को बैन कर दिया गया था, जिस CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन गैस ही होगी, इसको समाप्त कर दिया गया था कि इस गैस से फलों को नहीं पकाया जाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि इसी गैस से पके हुए फलों से आज भी हम चीजों को खा रहे हैं। जितने भी आपको ये फ्रूट, बेसीजनल फ्रूट दिखते हैं, मतलब पर्टिकुलर सीजन पर ही फ्रूट आते हैं, जैसे आम और केला, ये निश्चित रूप में आपने देखा होगा क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा है, ये एक पर्टिकुलर सीजन पर ही आता है। लेकिन यदि आम और केले 12 महीने अवेलेबल रहें तो इसका मतलब है कि आम और केले को एक पर्टिकुलर सीजन में क्या कर लिया, बहुत लार्ज अमाउंट में एक्सेस कर लिया गया, तोड़ लिया गया, और इसके बाद फिर इनके ऊपर डाला जाता है। क्या डाला जाता है अब आप समझिए तो आपको एक चीज पता चलेगी। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ये आम है और ये अनराइप है, मतलब ये कच्चा आम है। अब कच्चे आम के ऊपर आपने क्या किया, अच्छे से खुद देखिए, इसको पकाने के लिए आपने एक पाउडर डाला, उस पाउडर को हम कहते हैं CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर। और जैसे ही आपने कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर डाला तो कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर इसके ऊपर जाएगा, इस तरह से एक लेयर बना लेगा कैल्शियम कार्बाइड की। ये एक लेयर बन गई स्टूडेंट, ये एक लेयर बन गई। और साथ ही साथ इसके बाद आपको लिटिल बिट अमाउंट में वाटर को डालना होगा, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आपको छिड़कना होगा। इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से या कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से एक गैस बनेगी जिसका नाम है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी को हम कहते हैं एसिटिलीन गैस, या इसी को नाम दिया जाता है एथाइन गैस। और इस गैस के उत्पन्न होते ही, मतलब CaCO2 और वाटर के रिएक्शन से जो ये गैस बनती है, इसके कारण ही जो
ये फ्रूट है, मतलब जो कच्चा आम है ये पक जाता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी जिन फलों को पकाया जा रहा है कैल्शियम कार्बाइड से, लेकिन असल मायने में वो कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पक रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के रिएक्शन से जो गैस बैन हो चुकी थी, यूएसए, माफी चाहता हूं, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था, तो यूके गवर्नमेंट जो है उसने दरअसल में इसे क्या किया था स्टूडेंट, बैन किया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज इसी गैस के पके हुए फल को एज अ फूड के रूप में हम खा रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में या भविष्य में हमें भी स्किन कैंसर होगा और हम भी इस तरह से मौत के आगोश में सोते दिखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी स्टूडेंट से जो स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आगे चलकर आएंगे, इस कैल्शियम कार्बाइड नामक पाउडर को जो है आप, ये एक स्लो पॉइजन जहर है। क्योंकि ये स्लो पॉइजन इसलिए है क्योंकि यह कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, नाम है एसिटिलीन गैस, और इसी गैस से रियल में फल पकता है आज के टाइम पे। तो आप यदि इस गैस को क्या कर दें, समाप्त कर दें, तो इस पूरी की पूरी प्रोसीजर को आपको समाप्त करना होगा। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो लाखों घरों के जो चिराग हैं आप उनको हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब कैल्शियम कार्बाइड पाउडर एसिटिलीन ही प्रोड्यूस करता है जिससे आज फल पक रहे हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब यहां कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये डायरेक्ट अभी मैं कुछ क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं जिन क्वेश्चन पेपर में मेरे को ये ऐसे कुछ फैक्ट मिले जो आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और शायद आप इनको पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट भी थोड़ा सा एक्टिव होगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा स्टूडेंट कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, अब मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, तो ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उन चिप्स के पैकेट में जो भी फूड आइटम्स होता है वो होता है, जैसे ये आलू का चिप्स हो गया या और भी जो भी चीज का चिप्स हो गया। तो आपने देखा होगा कि इन चिप्स में बहुत ज्यादा मात्रा में ये चीज ऐड करी जाती है, और मीडियम कौन सा होता है अंदर, तो मीडियम होता है नाइट्रोजन गैस। तो ये तो आपको पता है कि चिप्स पैकेटों के अंदर कौन सी गैस फिलअप करते हैं, नाइट्रोजन, जो कि एक इनर्ट गैस तो नहीं लेकिन इनर्ट गैस के जैसे बिहेवियर शो करती है। और साथ ही साथ में NaCl मिलाया जाता है उस फूड आइटम के साथ में। अब ध्यान से सुनिएगा, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये चिप्स के पैकेटों में यूज किया जाता है, खाने का नमक जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, और कई बार तो ये नमक का परसेंटेज जो होता है वो इतने से ज्यादा भी मिला दिया जाता है ताकि चीजें सालों साल सुरक्षित रहें। याद रखेंगे स्टूडेंट, जो ये नमक 2% से ज़्यादा कई बार इंडस्ट्रियां यूज़ कर देती हैं, हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि जो नमक हम खाने में खाते हैं वही हमारे बॉडी के लिए पर डे में सफिशिएंट है, क्योंकि नमक में सोडियम और क्लोराइड होते हैं, वो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए और सेल वॉल में स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयनों के एक्सचेंज के लिए सफिशिएंट होता है सोडियम, उतना हमको फूड वगैरह से मिल जाता है। लेकिन जब भी इतना एक्सेस अमाउंट में, जैसे आजकल की जनरेशन को आदत होगी चिप्स के पैकेट और कुरकुरे की, तो वो घर का खाना तो खा ही रहे हैं, साथ ही इसको खाने के शौकीन हैं, तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में NaCl कहाँ जा रहा है, उनके बॉडी के अंदर जा रहा है। और आपको पता है कि NaCl का नेचर कैसा होता है कि यदि NaCl किसी सेल के अंदर जाएगा तो वो वाटर को क्या करेगा, बाहर की तरफ ही रिपेल करेगा, तो इससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेस NaCl के सेल के अंदर पहुंचने की वजह से दिक्कत और परेशानी भी बढ़ सकती है। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग कराने के लिए, थोड़ा मार्केट में लंबा सुरक्षित चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा NaCl का परसेंटेज फूड आइटम के साथ में फिलअप कर रही हैं, और हवाला ये दे रही हैं कि फूड आइटम्स में NaCl तो नॉर्मल प्रिजर्वेटिव है, लेकिन उनकी क्वांटिटी 2% से ज़्यादा यूज़ कर देने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसी तरह की चीज़ों को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है फसाए का। फसाए खाद्य पदार्थों में किस तरह का परसेंटेज आइडियल अमाउंट में होना चाहिए, इस चीज़ को चेक इट आउट करता है।
तो ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये एक स्कैम है और रियलिटी भी है। मतलब आप मिलाओ NaCl फूड मटेरियल्स में, आइटम में, क्योंकि वो नॉर्मल प्रिजर्वेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत मिलाओ, है ना, क्योंकि जनरली बच्चे ही दरअसल में इन फूड आइटम्स को इनटेक करते हैं। जरूरत से ज्यादा NaCl अगर उस पर्टिकुलर एज में चला गया तो वह स्टार्टिंग से यदि ही अनहेल्दी होगा तो आगे चल के और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है स्टूडेंट कहानी। दूसरा है फल, जैसे ताजे फल होते हैं, और जैसे स्टूडेंट आपने सुना होगा कि आम हो गया, केला हो गया, ये फ्रूट हो गया, इनका हमने बना लिया जूस, सही है कि नहीं। अब ये जूस बना लिया और जूस बनाने के बाद इसमें हमने बहुत हाई अमाउंट में शुगर ऐड कर दी, तो वो सस्पेंशन बन गया। अब उस सस्पेंशन में शुगर चूंकि प्रेजेंट है फ्रूट जूस के साथ में, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, ये जो चीज है, ये वाला जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये कि हमने फलों का जो रस है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर ऐड कर दी। और आपको ही पता है कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में हम चीनी भी यूज कर सकते हैं, तो चीनी की ज्यादा मात्रा हमने क्या कर दी, यूज कर दी। और जब फलों के रसों को, अब चूंकि आईडी मार्केट में हर किसी को लगता है कि फ्रूट का जूस हम लें, तो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो फलों के रसों को सड़ने से बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में किसको यूज कर रही हैं, वो यूज कर रही हैं शुगर या चीनी को। और इस तरह से हाई परसेंटेज ऑफ शुगर यदि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जाएगा तो उसे हो जाएगा हार्ट डिसऑर्डर, उसे मोटापा हो सकता है, डायबिटीज के टाइप 2 से भी वो ग्रसित हो सकता है। मतलब NaCl का एक्सेस यदि दिया जाता है फूड आइटम्स के अंदर NaCl का एक्सेस यदि फूड आइटम्स के अंदर दिया जाता है तो आपको पता हो गया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। एक्सेस जो NaCl है वो हमारी सेल के अंदर जाकर जरूरत से ज्यादा सोडियम को डिपॉजिट करके वाटर कंसंट्रेशन को बाहर कर सकता है, जिससे हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं। और फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा मात्रा में जब चीनी मिला दी जाती है और इस तरह के फ्रूट जूस यदि हम यूज करते हैं तो जरूरत से ज्यादा मात्रा में चीनी या शुगर हमारे अंदर पहुंचेगी और हम पहले मोटे होंगे, डायबिटीज, मोटापा और हार्ट डिसऑर्डर के कब पेशेंट बन जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि खाद्य पदार्थों में एक्सेस शुगर के सेवन से क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगी। और तीसरा जो फैक्ट है कि कुछ व्यावसायिक संस्थानों में या कुछ इंडस्ट्रियां जो हैं वो फ्रोजन पिज्जा प्रमोट कर रही हैं, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न प्रमोट कर रही हैं, तो इनमें जो होती है स्टूडेंट, ये होती है ट्रांस वसा ज्यादा होती है। अब ये ट्रांस वसा ज्यादा क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं यहां साइड में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट आपने अक्सर करके सुना होगा कि जो वनस्पति तेल होते हैं, जो वेजिटेटिव ऑयल होते हैं, यदि उनमें हम एक गैस प्रवाहित करा दें या एक गैस को फ्लो करा दें, देखिए क्या नाम है उस गैस का, हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। और जैसे ही वेजिटेटिव ऑयल जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इनमें हमने हाइड्रोजन गैस डाल दी और इसी प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट भी लगेगा जिसको कहते हैं निकेल। तो निकेल उत्प्रेरक होगा, निकेल कैटलिस्ट होगा। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस वेजिटेटिव ऑयल के ऊपर आएगी तो बन जाएगा वेजिटेटिव घी, मतलब वनस्पति घी। और यही वनस्पति घी जो है इसी को आप लोग कहते हैं डालडा। और आज के समय पे यही डालडा जो है स्टूडेंट, यही कहलाती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट ऐसी फैट होती है जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। ट्रांस फैट ऐसी फैट होती है जो कि वेजिटेटिव ऑयल में हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा प्रिपेयर की जाती है। तो आज के समय पे जितने भी ये फ्रोजन आइटम्स, पिज्जा वगैरह है ना, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, ये पॉपकॉर्न वगैरह जो आ रहे हैं, ये दरअसल में किस में बनाए जाते हैं, ये डालडा मतलब वेजिटेटिव घी के थ्रू बनाए जाते हैं, ट्रांस फैट के जरिए बनाए जाते हैं। और जब ट्रांस फैट हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो वो
कोलेस्ट्रॉल को हमारी आर्टरीज में जमाने की कोशिश करेगी और हम हार्ट डिसऑर्डर के पेशेंट बनते जाएंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ये ज़्यादा ट्रांस वसा जो होती है ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में डिपॉजिट कराती है, और आर्टरीज में यदि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो हार्ट अटैक मतलब हृदय संबंधी विकार आने की समस्या सबसे ज़्यादा होगी। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट। कौन सी चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादा ट्रांस फैट भोजन करने से क्या होता है, तो ज़्यादा ट्रांस फैट युक्त भोजन करने से हृदय संबंधी विकार होते हैं, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आ जाता है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब मैं फैट पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ आपको बताऊंगा। तो आप जरा स्टूडेंट लेवल देखिए, ये है लेवल जो कि एफएसओ में है। ये वो बिल्कुल भी लेवल नहीं है कि NaCl को फूड आइटम में डाल के उसे प्रिजर्व करा दिया तो लीजिए हमारा काम हो गया। इसी तरह से जो फ्रूट जूस होते हैं उसमें सिर्फ शुगर मिला दी तो वो प्रिजर्व हो गए। उसके आगे के क्या डायमेंशन है ये भी आपको पता होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा ये पूरी तरह से होता है क्लोज। तो कौन सा टॉपिक पूरी तरह से क्लोज होता है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि कोई चीज हम शुरू करेंगे तो यहां से जब भी हम कोई चीज शुरू करेंगे तो उसको पूरा खत्म करेंगे। तो कल हमने यही चीज शुरू करी थी और आज हमने इस चीज को पूरा कंप्लीट किया। स्टूडेंट देखिए ये हमारा टॉपिक था भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। तो भोजन और उसके संरक्षण के इतिहास में मैंने आपको ये पढ़ाया कि पहले कौन सी मेथड चलती थी, कौन कौन सी ट्रेडिशनल मेथड थी और कौन कौन सा फूड प्रिजर्व होता है, आज के समय पे कौन कौन सी मेथड चलती हैं और आज के समय पे किस तरह से फूड का प्रिजर्वेशन होता है। तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पूरी तरह से होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पर स्टूडेंट। ठीक है, चलें एक नए टॉपिक पर। चलिए, जो नया टॉपिक है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन 101% है इसमें से क्वेश्चन आने ही आने स्टूडेंट, और इसको आपको प्रिपेयर रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आएगा, या इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको एमपी में भी मदद करेगा। लेकिन चूंकि जो पहली वाली यूनिट है पार्ट 2 की जो पहली यूनिट है उसमें भी उन्होंने दे रखा है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जातियां हैं मतलब एमपी के जो मेन ट्राइब्स हैं उनका ट्रेडिशनल फूड क्या है, उनका पारंपरिक भोजन क्या है, तो ये हमको पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जातियां हैं जैसे भील हो गई, गोंड हो गई, बैगा हो गया, है ना, इन जातियों का कौन सा ट्रेडिशनल फूड है या कौन सा पारंपरिक भोजन है जिनको ये ग्रहण करते हैं। कुछ भी शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एमपीपीएससी यदि इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी तो आपका इंटरव्यू जरूर होगा। इंटरव्यू में इस एग्जाम के इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, या बहुत से स्टूडेंट को जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड है लेकिन अगर एमपी को नहीं कवर किया होगा या इन ट्राइब्स के बारे में थोड़ा बेसिक यदि नहीं पता होगा तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्पेशली जो पीसीएस का इंटरव्यू लेते हैं, है ना, वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को पसंद करते हैं कि ट्राइब्स का ट्रेडिशनल फूड क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो जिसे हम आदिवासी जनजातियां कहते हैं जिसमें एसटी एससी आती है, ये आदिवासी वर्ड सबसे पहले जिसने दिया था उन्हें हम ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन कि ट्राइब्स वर्ड या आदिवासी वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? ठक्कर बापा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक डाटा बनाया, एक खाका बनाया पिछड़ी जातियों का। तो उसमें जो जातियां सबसे ज्यादा पिछड़ी थीं उनमें बैगा स्पेशली जिसका रीजन मंडला, भारिया जिसका रीजन है पातालकोट मतलब छिंदवाड़ा। इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे लेक्चर्स में इनके बारे में सुना भी होगा। ये जो भारिया जनजाति होती है इसको जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है और बहुत सारी जड़ी बूटियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं जिसका नाम है पातालकोट। तो इसे जड़ी बूटियों का स्वर्ग भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भले ना आए आपके एग्जामिनेशंस में, है ना, सेकंड पेपर में, लेकिन इंटरव्यू पैनल पर वो जब भी आपसे पूछेंगे कि पातालकोट के बारे में कुछ बताइए तो आपको कहना है कि पहले तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है
दूसरी चीज, यहाँ ये जनजाति निवास करती है और ये जो जनजाति है भारिया जनजाति, ये जड़ी बूटियों का बहुत ज्यादा नॉलेज रखती है। इसी वजह से पातालकोट को जड़ी बूटियों का स्वर्ग कहते हैं, याद रहेगी ये चीज। और सबसे लास्ट में सहरिया, तो सहरिया जो है ये कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर संभाग में। अब ध्यान से सुनेगा, ये 3 जातियां मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से पिछड़ी जातियों में आती हैं, लेकिन जो जो मैंने आपको बताया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, इनका नाम आपको बिल्कुल तैयार रखना है। और जो ये जातियां हैं इनको कई बार ट्राइब्स जातियों के नाम से भी जाना जाता है या आदिवासी जातियां भी इन्हें कहते हैं। तो ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? ठक्कर बापा ने। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वो चीज जो हमारे सिलेबस में है। मैं आपके एमपी का टीचर नहीं हूं, मैं आपके एमपी का शिक्षक नहीं हूं स्टूडेंट, है ना, लेकिन चूंकि पेपर सेकंड में जो बेसिक दिया है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है कि मध्य प्रदेश में जो भी ट्राइब्स हैं, जो भी जनजातियां हैं, उनका ट्रेडिशनल फूड क्या है, उनका पारंपरिक भोजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले हम भील जनजाति की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी मैं कोई चीज पढ़ाऊं उसको थोड़ा सीरियसली होकर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके काम की चीज कभी कहीं ना कहीं मैंने जरूर ऐड कर रखी है। जैसे जो भी आप ये येलो कलर में चीज देख रहे हैं, ये इंटरव्यू पैनल के वो क्वेश्चन है जो आपके सीनियर से लास्ट टाइम 17 साल पहले पूछे गए थे। हालांकि उस समय मैं तो आते पते नहीं थे, मतलब मैं बर्थ तो ले लिया था लेकिन इस प्रोफेशन में नहीं था, लेकिन मैंने बहुत से सीनियर से पूछे तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझे दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम भील ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहले आप देखो, भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह जो है वो उसमें नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं भील। बहुत ज्यादा संख्या में ये ट्राइब्स है। भील के बाद सेकंड नंबर पर गोंड जनजाति के लोग आते हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं कोल। तो कोल के बारे में स्पेशली आपसे पैनल में पूछते हैं वहां कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है तीसरी सबसे बड़ी? कोल जनजाति है स्टूडेंट, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, एक और चीज, ये जो भील जनजाति है इसका एक पर्व बड़ा फेमस है, प्रणय पर्व बोलते हैं, भगोरिया, है ना, इसके बारे में आप जानते हैं। तो बस इंटरव्यू पैनल पे मुझे ये 2 चीजें बतानी थी। अब इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एमपी के टीचर से लीजिएगा या एमपी पढ़ कर लीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूं कि जो भील ट्राइब्स हैं इसका फूड क्या है, ट्रेडिशनल फूड क्या है, कौन से भोजन को ये खाते हैं। क्या हमारी तरह दाल चावल सब्जी रोटी इनका फूड है या और कोई इनका फूड है? तो चलिए आप खुद ही देखिए। सबसे पहले ये ज्वार भाखरी, ज्वार तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, मिलेट एक तरह का होता है, मोटा अनाज, जिसको वर्तमान समय में मोदी सरकार के द्वारा या मोदी गवर्नमेंट के द्वारा श्री अन्न बोला जा रहा है। तो ज्वार भाखरी मतलब ज्वार की जो रोटियां होती हैं चपटी चपटी, उनको ये खाना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर ये मकई, मकई का मतलब होता है मक्का, मतलब कॉर्न, उसकी रोटियां भी कई जगह पर ये खाना पसंद करते हैं। और कई बार अगर वो मकई की रोटी नहीं बनाते तो उसके बड़े बड़े लड्डू जैसे वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको इंदौर या मालवा रीजन में बाफला कहते हैं। ये जो आप रोटी देख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये मक्के की रोटी है। और जब मक्के की रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा जाता है उसको कहते हैं रबड़ी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबड़ी क्या है? तो मक्के का टुकड़ा या मक्के की रोटी का जो टुकड़ा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रबड़ी। तो ये उसे ही खाते हैं। तीसरी जो चीज है, अब ज्वार की भाखरी हो गई, मतलब ज्वार की रोटी हो गई, मकई की रोटी हो गई, इसको किसी न किसी चीज के साथ में तो इंट्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए वो कौन सी चीज है जिसके साथ में ये खाएंगे? तो बैंगन का भरता बड़ा फेमस है, इसके साथ में ये खाना पसंद करेंगे। फिर महुआ, जिसको मोहड़ा कहते हैं, उसके ये क्या करते हैं? लड्डू भी बनाकर खाना पसंद करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद राबड़ी, मकई मैंने आपको पहले ही बता दिया, टुकड़ा। और साथ ही साथ में ये क्या करते हैं? लहसनिया चटनी, मतलब वही लहसुन की चटनी, और महुआ शराब जो है इनका सबसे प्रिय पेय पदार्थ है जिसको ये यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में जो ये आपको दिख रही होगी ताड़ी, तो ताड़ी भी ये यूज करते हैं, लेकिन जब मौसम आता है उसी पर्टिकुलर मौसम में ये क्या करते हैं? ताड़ी को पीना पसंद करते हैं। तो ताड़ी जो है वो एक मौसमी पेय हो गया, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, है ना। एक सीजनल दरअसल में वाइन हो गई या वाइन जैसे हो गई, तो ये गरीबों की दरअसल में वाइन कहलाती है।
तो ताड़ी जो है ये मौसमी सीजन में ये पीना पसंद करते हैं। मतलब आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट, क्वेश्चन जो होंगे वो यहीं से बनेंगे, आपको इनको प्रिपेयर रखना है बस। स्पेशली जो प्योर बायो कंटेक्स्ट का है, जिसका बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने एमपी अभी तक नहीं पढ़ी, तो एटलीस्ट ये चैप्टर में ये वर्डिंग बननी चाहिए। अब इन्हीं चीज में मैं आपको थोड़ा यहाँ 2-3 चीजें अलग से बता दूं कि अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि जो भीली संप्रदाय होता है वो क्या खाना पसंद करता है, तो वो जब भी अपने सब्जियां वगैरह ड्रॉ करता है तो उसमें वो लाल मिर्च जो है उसको जरूर लेगा और मोटा अनाज जरूर होगा। और स्पेशली मोटे अनाज में ज्वार की रोटी या तो फिर मक्के की रोटी, मतलब मोटे अनाज में मक्का वो जरूर यूज करते हैं, मतलब मिलेट यूज करते हैं, श्री अन्न जरूर यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जंगलों में ये जातियां होती हैं तो निश्चित रूप में कंदमूल फल वहां मिल ही जाते हैं, तो इनको ये खाते हैं। तो कुल मिला के ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। वो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि भील ट्राइब्स का फेवरेट फूड क्या है, तो जो भी 4 ऑप्शन मिलेंगे वो 4 ऑप्शन में एक जो सही होगा वो इनमें से जरूर मिलेगा आपको। चलते हैं दूसरे ट्राइब्स की तरफ। दूसरा ट्राइब है, दूसरी जो जनजाति स्टूडेंट, वो है गोंड जनजाति। अब सुनिए मुद्दे की चीज, यदि आपको गोंड ट्राइब के बारे में या गोंड जनजाति किस तरह का भोजन करती है, यदि आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए या यदि आपको ये टेस्ट जो है वो चखना है, तो आप कान्हा नेशनल पार्क जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क में गोंड ट्राइब्स की इस तरह की थाली जो है वो मिलेगी। थोड़ा कॉस्ट होगा उसका, आप उसे दीजिए और निश्चित रूप में गोंड थाली के जायके का आनंद ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू पैनल में पूछा हुआ कि जनजातीय जिस तरह का भोजन करते हैं क्या ये भोजन हम भी कर सकते हैं, तो आपको कहना है बिल्कुल सर, गोंड ट्राइब्स जिस तरह का भोजन करते हैं उस तरह का भोजन थाली के रूप में आपको इस नेशनल पार्क में बड़े आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और इस थाली में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक भेदरा चटनी होती है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भेदरा चटनी वो छोटे छोटे टमाटर होते हैं जो प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से गांव में अपने आप ही ग्रो अप हो जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं उनके साथ में लहसुन वगैरह, उनके साथ में मिर्च वगैरह है ना, धनिया वगैरह, उसको मिलाकर ये चटनी बनाई जाती है। काफ़ी स्पाइसी होती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होगा लेकिन वो थोड़ी सी तीखी होने की वजह से लोगों को बहुत पसंद आती है। नाउ नेक्स्ट, कुल्थी दाल। ये कुल्थी की दाल जो है रूरल एरियाज में स्पेशली जिनको पथरी हुई होगी वो इसको जरूर यूज करते हैं। थोड़ा सा इसका मटमैला सा रंग होता है और मिट्टी जैसा टेस्ट भी इसका होता है और इसी चीज को ये खाना पसंद ही करते हैं। तीसरी जो चीज है पान बड़ा। उड़द दाल के भी बन सकते हैं और दाल जो चने की दाल होता है उसके भी दरअसल में ये पान के बड़े बनते हैं। और बर्मर कस की चाकरी, जिसको अरबी के पत्ते की दरअसल में या अरबी के पत्ते को गर्म करके या अरबी के पत्ते को तेल या घी में थोड़ा सेक के बनाया जाता है, ये इस तरह की जो चीज़ आपको दिख रही है तो ये कहलाता है बर्मर कस की चाकरी। अब ऑलरेडी इनके बारे में आप एमपी में बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। आई एम नॉट योर एमपी टीचर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर साइंस स्पेशली जो पार्ट बी है उसको बताने के लिए आया हूँ। तो ये जो मेन चीज़ है वो ये है, जैसे आपके सिलेबस में उन्होंने पूछा कि गोंड ट्राइब्स का ट्रेडिशनल फूड क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है मड़िया भात। ये मड़िया भात क्या होता है कि चावल गरम किया और चावल गरम करने के बाद में, मतलब पहले पानी डाला फिर चावल डाला, कुछ समय बाद उसका जो जूस बनने लगता है ना, थोड़ा सा वाइट एंड स्टिकी सा, गाढ़ा गाढ़ा सा, उसी को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? माड़ बोलते हैं। तो वही मड़िया भात खाना ये पसंद करते हैं क्योंकि उसमें रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। नाउ सेकेंड वन, कड़ी चावल खाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा, ये कढ़ी क्या होती है? तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कढ़ी जो है वो हमारे इंडियन फूड का इसलिए पार्ट बनी क्योंकि दही या मट्ठे से कढ़ी बनाई जाती है और दही और मट्ठा फर्मेंट होता है, मतलब फर्मेंटेड फूड मटेरियल है। किण्वित एक उत्पाद है और जितने भी किण्वित उत्पाद होते हैं वो सारे के सारे लगभग प्रोबायोटिक होते हैं, मतलब बहुत सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं जो हमारी गट को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्पेशली जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं फूड मटेरियल के थ्रू, हमारे पेट को बेहतर बनाते हैं, जैसे दही के बैक्टीरिया हो गए है ना, और मठे के बैक्टीरिया हो गए, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक ही दरअसल में है कढ़ी। याद रखिएगा, ये फर्मेंटेड फूड जो भी हैं उनमें से ज़्यादातर एग्जाम्पल प्रोबायोटिक के हैं, इनके बारे में मैं आगे समझाऊंगा।
फिर कोदो कुदकी की खिचड़ी खाना ये पसंद करते हैं। ऑलरेडी कोदो कुदकी जो है ये मिलेट के अंतर्गत आता है। और कोदो भात जो है वो मुख्य भोजन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वो पेच जो होता है ये प्रिय भोजन है उसका, पेच मतलब लिक्विड सब्सटेंस हो जाता है ना, उसमें ये चीज। फिर कुंदरू की सब्जी और हिरन का मांस जो है ये, मतलब कुछ जो गोंड होते हैं वो मांसाहारी होंगे, तो वो निश्चित रूप में किसको यूज करेंगे, हिरन के मांस वगैरह को। इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब मेन चीज की बारी आती है। इन लोगों में मतलब गोंड ट्राइब्स में जो महुआ होता है इसको ये देवअन्न कहते हैं, मतलब मालिक के द्वारा दी गई सौगात। रागी जो होता है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, सबसे ज्यादा जिस श्री अन्न में या जिस मोटे अनाज में कैल्शियम होता है वो रागी कहलाता है, जिसको रूरल लैंग्वेज में मंडुआ बोलते हैं स्टूडेंट। और सबसे लास्ट में मक्का जो है, इसको अनाज की रानी कहते हैं क्योंकि चावल अनाज का राजा होता है। और सबसे लास्ट में है जंगल में रहते हैं, तो जो जंगली वनस्पतियां हैं जैसे कंदमूल फल, ये वो खाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताऊं स्टूडेंट, जो ये डब्बे में बड़े ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये आप पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप देखिएगा आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कोल जनजाति। अब ध्यान से सुनिएगा, माता सबरी जो हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम से नवधा भक्ति मांगी थी, तो माता सबरी जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोल कम्युनिटी से हैं या कोल ट्राइब्स से हैं, कोल संप्रदाय से हैं, है ना। तो ये कोल जनजाति तो दावा ही करती है कि ये जो माता सबरी है ये हमारी कम्युनिटी से हैं, लेकिन कुछ लोग माता सबरी को भील भी बतलाते हैं। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे स्टूडेंट, तो जो माता सबरी के पिताजी थे वो भीलों के राजा थे। और जो स्पेशली रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है ना, उसमें एक दोहा है जो तुलसीदास जी का आता है कि भीलनी बड़ी तपस्विनी सबरी जाको नाम, तो वहां सबरी माता को भीलनी के रूप में बताया गया है। अब इस पर हम एक डिबेट नहीं शुरू कर रहे हैं कि वो दरअसल में क्या थी, वो जो भी थी वो परम सिद्ध आत्मा थी और भगवान श्री राम से उन्होंने नवधा भक्ति मांगी और नवधा भक्ति के बाद में ही उन्होंने अपने प्राण त्यजे थे। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति का जो स्वरूप है वो केवल और केवल उनको दिया जाए जो हृदय के विशाल हों या समाज में जिनका उच्च स्थान हो, है ना। हमेशा रामायण जैसे महाकाव्यों और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी हमको पता चलता है कि भले आप किसी भी कम्युनिटी के रहे हो, लेकिन यदि आपके अंदर कोई स्किल है, कोई अंदर पावर है, कोई जिज्ञासा है आपके अंदर यदि किसी चीज़ को जानने की, तो निश्चित रूप में आप अपने चिर परिचित संसाधनों में भी बेहतर को पा सकते हैं, जैसे माता सबरी ने पाया। माता सबरी के गुरु महर्षि मतंग जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उनको स्वर्गयान लेने के लिए आया था, तो माता सबरी के अपने प्रति अपार भक्ति को देखते हुए जो मतंग मुनि हैं उन्होंने कहा था कि तू यहीं रह जा सबरी, तेरे से मिलने जो हैं इस तीनों लोगों के मालिक राम आएंगे और हमारे जाने का जो समय हो चला है। तो माता सबरी सिर्फ इसीलिए रुकी ताकि उनको भगवान श्री राम से वो नवधा भक्ति मिल सके जिसकी जीवन भर उनको क्या थी, प्यास रही। अब इसके बारे में आप ज़्यादा ऋषि मुनि और संतों से सुने, ये उनका सब्जेक्ट है, वो उनको डिटेल करेंगे। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, है ना। तो कोल कम्युनिटी और भील कम्युनिटी दोनों के दोनों इस महान शख्सियत को लेकर अपना अपना दावा प्रस्तुत करती हैं। अब सच क्या है ये मैं आपके हवाले करता हूं। अब बात करते हैं, जो कोल कम्युनिटी होती है ये इस फूड मटेरियल को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है स्टूडेंट, जिसको कहते हैं कोदई भाजी, और जिसको हम नॉर्मल पूरी कहते हैं उसी को बघेलखंड वगैरह इलाकों में जो है वो सुहारी पूरी कहा जाता है। तो ये भी इनका फेवरेट फूड है। शराब इनकी सबसे प्रिय वस्तु है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी जानवरों का ये शिकार करते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हिरन का शिकार करें, सुअरों को भी मारते हैं, खरगोश को भी मारते हैं, इस तरह से याद रखिएगा ये चीज। तो अब अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कोल ट्राइब्स जो है वो किस तरह का फूड जो है वो इनटेक करती हैं, तो जो पहले बॉक्स में लिखा है आपको वो तो प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके बाद अगर आपको शॉर्ट में किसी को समझाना है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा सभी अनाज को खाना पसंद करते हैं। मतलब मिलेट भी हो गया और ट्रेडिशनल क्रॉप भी हो गया जिसमें गेहूं चावल आ गया,
और जंगली वनस्पतियां, चूंकि जंगलों में रहते हैं तो कंदमूल और फल तो खा ही लेंगे। तो ये है वो चीज स्टूडेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी ये वर्ड बोला जाता है कि कंद मूल और फल, तो आपको ये चीज तो समझ में आती है स्टूडेंट कि फल का मतलब क्या है। ये तो आपको समझ में आता है। फल का मतलब होता है, चलिए बताइए कोई मुझे परिभाषा, जिसने बॉटनी वगैरह पढ़ी हो। फल उसे कहते हैं जिसके अंदर सीड या बीज पाए जाते हैं। तो इस दुनिया में जिसके अंदर भी बीज मिलेगा वो चीज कहलाएगी फ्रूट, मतलब फल। हमेशा याद रखिएगा, जैसे भिंडी एक फल है, बैंगन एक फल है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, मूल का मतलब होता है स्टूडेंट जड़। हमेशा याद रखिएगा, मूल का मतलब होता है जड़। जैसे आप लोगों ने कभी न कभी सुना होगा गाजर जड़ है स्टूडेंट, सलजम या शलगम जड़ है स्टूडेंट, है ना, ये चीज। और अब आता है कंद। यहां कंद का मतलब स्टूडेंट तने से है, मतलब स्टेम से है। तो तना जो है, इसी के एग्जाम्पल में आ जाता है आलू। आलू जो है वो क्या है स्टूडेंट, कंद है, तना है, और वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है ना। इसी के अंतर्गत आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, प्याज भी। प्याज जो है वो सल्क कंद है, बल्ब है। अच्छा, इसी के अंतर्गत, तने के अंतर्गत या कंद के अंतर्गत आता है आपका जिसको हम कहते हैं अदरक और हल्दी। तो ये सभी के सभी जो हैं, पहले तो आप ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, और ये टर्मरिक हो गया और जिंजर हो गया, ये सभी के सभी स्टेम हैं। लेकिन स्पेशली जो अदरक और हल्दी हैं, ये तना तो हैं, लेकिन तने में भी ये राइजोम हैं। अब ये कभी अलग से मैं बता दूंगा। ये उन लोगों के लिए है स्टूडेंट जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, हल्दी और अदरक दोनों के दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है, दोनों के दोनों तने हैं, और वो भी तने के जिस टाइप में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में जिस टाइप में आते हैं, जिसको राइजोम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहते हैं प्रकंद। तो जितने भी ये टाइप्स वाली जनजातियां हैं वो सब कंद मूल फलों का सेवन करती हैं। तो कंद का मतलब हो गया तना, मूल का मतलब हो गया जड़, और फल का मतलब हो गया जिसके अंदर सीड हो। तो रामचंद्र जी भी कंद मूल फल खाकर जीवित रहते थे। ये है उसकी रियल व्याख्या। अब मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब्स कौन सी है, कोल, वो तो आपको पता चल गया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये आपसे अगर एक पहली बार जब भी आप इंटरव्यू में शामिल होंगे तो वहां शर्मा सर का बोर्ड स्टूडेंट, शर्मा सर के बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सी ट्राइब्स है जो बहुत पुरानी या जिसके प्राचीनतम साक्ष्य हमको वेदों में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, अभी जितनी भी ट्राइब्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और जितनी भी ट्राइब्स आप जानते हैं, उसमें से कोल के बारे में जो प्रामाणिक इतिहास है वो ऋग्वेद में हमको मिलता है। मतलब आई थिंक ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ना, जिसमें हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। किन के बारे में, कोल के बारे में। तो ये याद रखिएगा, जो इंटर लिखा है ना, ये इंटर का मतलब 12th नहीं, इंटर का मतलब इंटरव्यू है। पूरी तैयारी तो नहीं, लेकिन है, मैं आपकी बहुत हद तक ऐसी तैयारी प्रिपेयर जरूर करा दूंगा आपको कि वो सेकंड पेपर के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उनको बना लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, किसी ना किसी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन जरूर वो पूछेंगे कि बेटा कौन सी ट्राइब्स जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, तो अब आप बना लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बैगा जनजाति की। बैगा जनजाति का जो भी फूड आइटम्स है, जिनको हम एक एक करके अभी अभी पढ़ेंगे स्टूडेंट, यदि आपको इस खाने का मजा लेना है तो आप पहुंचिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो कम्युनिटी है, बैगा कम्युनिटी, वहां इनका नंबर ज्यादा है। तो वहां कुछ बैगाओं के सहयोग से क्या किया जाता है, इस तरह की थाली जो है वो प्रिपेयर की जाती है, जो ऑर्डर पर आपको इजीली मिल जाएगी। तो यदि आपको लगता है कि इस तरह का ट्रेडिशनल फूड इन ट्राइब्स का, स्पेशली बैगा ट्राइब्स का यदि आपको चाहिए, सो मोस्ट वेलकम। कहाँ, बांधवगढ़। तो आइए ना बांधवगढ़ में और लीजिए जायका बैगा ट्राइब्स के द्वारा बनाए गए फूड आइटम्स का। अब देखते हैं कि बैगा ट्राइब्स का जो फूड आइटम्स होगा, यदि आप कभी बांधवगढ़ जाएंगे तो उनकी थाली में क्या क्या होगा। सबसे पहले स्टूडेंट, कोदो कुदकी की खिचड़ी होगी। ये मोटा अनाज होता है जिसकी वो खिचड़ी जो है वो आपको जरूर देंगे। दूसरा, मक्का और चावल का पेज होगा। मतलब कहने का है कि लिक्विड होगा, उसी में मक्का डाल दिया जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगा,
उसी में चावल डाल दिया जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगा। तो एक तरह का अपन मान सकते सेमी सॉलिड थिक मटेरियल बन जाएगा, है ना। या अपन पानी में जैसे चावल डाल देते हैं तो वो एकदम फूल जाते हैं, तो उस तरह की एक ग्रेवी टाइप से बन जाएगी, या एक अपन मान सकते हैं कि खिचड़ी टाइप से बन जाएगी। फिर सिकिया बाजरा, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकिया बाजरा जो है वो किस टाइप्स का मेन फूड होता है, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, फिर महुआ रोटी खाना ये पसंद करते हैं। कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ बैगा जो है वो झींगुर भात खाना पसंद करते हैं। यहाँ झींगुर का मतलब इंसेक्ट, कीट, आगे मैं इमेज भी दिखाऊंगा। स्टूडेंट, जो कीट होते हैं वो प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स होते हैं, साइंटिस्टों ने 2025 में पता लगाया है। तुम्हारे सोयाबीन, स्पाइरुलिना और मशरूम में क्या प्रोटीन परसेंटेज होगा, जो प्रोटीन परसेंटेज होता है झींगुर में, जो कि एक तरह का इंसेक्टा है, एक तरह का कीट है। और मैं आपको बताऊंगा कीट की बहुत सी वैरायटी में कौन सी एक वैरायटी है जिसको सबसे ज्यादा बैगा कम्युनिटी एज अ फूड के रूप में यूज करती है आगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वही झींगुर, वही इंसेक्ट, वही कीट जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसी को फूड आइटम्स के साथ ये इनटेक करते हैं। रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। आप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, एक से एक फाइबर, बहुत सारी चीजों का सोर्स सिर्फ एक में देखेंगे। और इसी वजह से आजकल बहुत सारे जो प्रोटीन पाउडर बन रहे हैं, हालांकि ये ओपन मंच से नहीं बोलना चाहिए, वो इसी टाइप की चीजों से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर ये जलजीरा इनको सबसे ज्यादा प्रिय है, और यदि मछली का मांस मिल जाए तो वो भी सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन वो किन के लिए, जो नॉन वेज लवर है। याद रहेगा ये चीज। तो ये है दरअसल में स्टूडेंट बैगा ट्राइब्स का फेवरेट फूड। अच्छा, अब यदि बात की जाए कि एक लाइन में ये क्या खाना पसंद करते हैं, तो ज्यादातर ये मोटे अनाज के शौकीन हैं। मोटे अनाज में दाल होगी, सब्जियां होंगी, तो सब्जियां कहां से आएंगी, जंगली वनस्पतियां, मतलब कंद, मूल और फल। तो लगभग सब में वही चीजें हैं। मतलब ये लाइन तो आपको इंटरव्यू में कॉमन बोलनी है स्टूडेंट, कि सभी ट्राइब्स लगभग जंगली वनस्पतियां जो है वो यूज करते हैं, मतलब कंद, मूल, फल। लेकिन आपसे प्रीलिम्स में जब वो पूछेंगे, पेपर सेकंड में जब वो वन लाइनर फैक्ट आएगा, 4 ऑप्शन होंगे एमसीक्यूज, तो उनमें आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन इधर से बनेगा। तो इंटरव्यू में यहां से चलना है चीजें, और जो आपसे पूछेंगे एमसीक्यूज वो इधर से आएंगे। इसके बाद जो भारिया ट्राइब्स है, भारिया ट्राइब्स के बारे में इंटरव्यू में एक चीज पूछी जाती है कि ये जड़ी बूटियों के स्वर्ग पातालकोट मतलब छिंदवाड़ा में रहते हैं ये। और जब भी भारिया ट्राइब्स थोड़ा सा मंत्रोच्चार और वो भूत प्रेत मतलब कुल मिला के अंधविश्वासों पर भरोसा होता है, तो ये उड़द के दानों को अभिमंत्रित करते हैं, उड़द के दानों का उपयोग ज्यादा करते हैं जब इस तरह की विशेष पूजा वगैरह वो करते हैं। कौन सी पूजा, जो अंधविश्वास या उनके पर्टिकुलर विश्वास का एक अहम हिस्सा है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि उड़द के दानों का प्रयोग किस जाति द्वारा किया जाता है जब वो किसी विशेष तरह की पूजा या विशेष तरह का अंधविश्वास, जो शायद आपकी नजरों में है, उनकी नजर में तो वो प्रगाढ़ विश्वास है, उसको यूज करते। तो आंसर है उड़द के दाने, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब भारिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो आम के बीज की रोटी खाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। दूसरा, मक्के और ज्वार को लिक्विड के साथ में मतलब पेज बना के यूज करते हैं, और यही इनका मुख्य पेय पदार्थ है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी, हालांकि एफएसओ में नहीं पूछा, लेकिन जो दूसरे एमपी के रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि भारिया जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है। तो याद रखिएगा पेज। लेकिन कौन कौन सी चीज के पेज बनाना पसंद करते हैं ये, मक्के को पानी के साथ में मर्ज करके पेज बन जाएगा, या ज्वार को पानी के साथ मर्ज करके पेज बन जाएगा। अच्छा, तेंदू पत्ता की चाय जब बनाएंगे तो सुक्रोज मतलब चीनी यूज नहीं करते स्टूडेंट, चीनी मतलब इनवर्ट शुगर यूज नहीं करते, उसके स्थान पर ये तेंदू पत्ता की चाय मतलब पानी लेते हैं, उसमें तेंदू पत्ता डाल दिया, थोड़ी बहुत चाय पत्ती डाल दी उसमें, है ना, शहद डाल दिया मिठास के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में पूछी गई है कि चाय जो होती है उसमें कौन सी चीज उपलब्ध होती है, थियानिन। चाय में क्या उपलब्ध होता है स्टूडेंट, चाय में थियानिन उपलब्ध होता है। और जब आप चाय की सिप लेते हैं तो एकदम से जो एकाग्र हो जाते हैं वो थियानिन की वजह से ही होता है। जैसे कॉफी में कैफीन होता है,
चाय में थियनिन होता है, कई लोग इसको किताबों में थिन पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आप उस पर अभी मत परेशान होइए। लेकिन मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिए। जब भी आप चाय पीते हैं, मतलब चाय में कौन सा कंटेंट होता है, नाइट्रोजिनस कंटेंट होता है, थिन। जब आप कॉफी पीते हैं तो कॉफी में होता है स्टूडेंट कैफीन। और जब भी आप अल्कोहल मतलब शराब पीते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि शराब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो जब भी आप इन तीन में से किसी भी एक चीज का सेवन करते हैं तो ये आपके अंदर जाएगा। कौन सी चीज आपके अंदर जाएगी स्टूडेंट, थिन जाएगा, कैफीन जाएगा, अल्कोहल जाएगा। और ये एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ADH, ये एक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी को कहते हैं स्टूडेंट वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दोनों ही चीज के एक ही नाम है, इसका अमाउंट कम कर देते हैं। और जैसे ही ADH हार्मोन कम होगा तो आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, मतलब जरूरत से ज्यादा यूरिन आप जाएंगे या बार बार यूरिन जाएंगे। तो बार बार आप यूरिन जाएंगे, और जब बार बार आप यूरिन जाएंगे तो पानी की कमी होगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चाय में ऐसी कौन सी चीज है जिसको जब आप लेट नाइट स्टडी में पढ़ते हैं तो एक्टिव तो हो जाते हैं, क्योंकि थिन जो है वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके सेरेब्रम में जो चेतना का केंद्र होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन दूसरा सिक्के का पहलू ये है कि चाय में उपस्थित थिन जो है वो ADH के लेवल को या वेसोप्रेशन के लेवल को कम कर देता है, और वैसोप्रेशन का लेवल कम हुआ तो किडनी पर कंट्रोल कम हुआ, और किडनी पर कंट्रोल कम हुआ तो किडनी ने फ्रिक्वेंट किया यूरिनेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा निकाला पानी, और पानी निकला ज्यादा मतलब यूरिन आप गए ज्यादा, तो वाटर की हुई लैक या वाटर की हुई कमी, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये कहानी आपको याद रखनी है। तो चाय में कौन सी चीज होती है स्टूडेंट, थिन होता है। तो ये लोग तेंदुपत्ता की चाय शहद के साथ में यूज करते हैं, मतलब कितने हाईली एडवांस है, सुक्रोज यूज नहीं कर रहे हैं ये लोग, चीनी यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना तो डायबिटीज, ना तो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, ना तो मोटापा, ये सब कोई मॉडर्न डिसीज इनको नहीं, क्योंकि सुक्रोज को कमांड कर रखा है इन्होंने। ये सुक्रोज को यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह नेचुरल जो शुगर है या नेचुरल जो स्वीटनर्स है वो फ्रक्टोज यूज कर रहे हैं ये। फिर बकरी, सुअर, सांभर का मांस, मतलब हर जानवर को ये मारकर खाते हैं, लेकिन स्पेशली भारिया जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये शेर तक का शिकार करते हैं हाका बनाकर। ये आपसे पूछा जाता है, मतलब कुछ जो मांसाहारी व्यक्ति होंगे तो वो इस तक को मार के क्या करते हैं, वो एक्सेस कर लेते हैं। यहां क्लियर है। भारिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो ठेठरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो स्वीट के रूप में यूज करते हैं। ठेठरा मतलब होता है स्टूडेंट मीठी रोटी। आटा लिया, उसमें जो आम का जूस होता है उसी से दरअसल में रोटी को उन्होंने क्या करके गूंथ लिया, तो इस तरह से बन गई मीठी रोटी। और जंगली वनस्पति मतलब वही कंदमूल, फल। तो मेन वर्ड आपको याद रखना है कि स्वीट के रूप में ठेठरा का इस्तेमाल कौन करता है, तो आंसर है कौन सी ट्राइब से स्टूडेंट, भारिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है ये बाजरे की रोटी और महुआ पेय को यूज करती है स्टूडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कभी आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कहना है मोटे अनाज, और मोटे अनाज में स्पेशली जो मक्का होता है। अब याद रखिएगा, मक्का जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड मतलब स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, और मक्के में एक प्रोटीन पाई जाती है स्टूडेंट, इसका नाम आप याद रखें तो बहुत काम आएगा आपको, जिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है मक्के में, जिन प्रोटीन होती है। और जो मक्का होता है, और मैं यही लिख देता हूं, मक्के के साथ साथ में जो गन्ना होता है, जो ज्वार होता है, जो बाजरा होता है, ये चार नाम आप लोग देख लो अच्छे तरीके से स्टूडेंट, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, ये कहलाते हैं C4 पौधे। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट कि C4 पौधे क्या कहलाते हैं। तो याद रखेंगे आप, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो फूड आइटम्स बनता है
आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। कौन सा फूड आइटम्स बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को यदि आप सिंपल करें, 2 से डिवाइड करें तो आएगा C3, बस हो गया स्टूडेंट। तो जो पौधे फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज प्रोडक्ट बनाते हैं, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वो C3 पौधे कहलाते हैं। और C3 पौधे के अंतर्गत ही आता है गेहूं, मतलब व्हीट, और C3 पौधे के अंतर्गत आता है राइस, मतलब चावल। और इन दोनों में एक प्रोटीन जो पाई जाती है उसका नाम है ग्लूटिन प्रोटीन। बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक प्रोटीन। आप लोग अगर ये लाइन अभी से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो जिंदगी में बहुत सुखी रहेंगे। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी डमी निकलेगी, आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, आपको डायबिटीज होगी, आपको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, आपका पेंक्रियास काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं गेहूं और चावल का एक्सेस आप यूज कर रहे हैं, जिस वजह से ग्लूटेन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो यदि आप ग्लूटेन फ्री सब्सटेंस यूज करना चाहते हैं तो ग्लूटेन फ्री सब्सटेंस कौन से होंगे? गेहूं चावल के अलावा तो जो मिलेट होते हैं, जो बाजरा ज्वार गन्ना मक्का होता है, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता। इसलिए पुराने समय में लोगों को नहीं होती थी डायबिटीज, क्योंकि वो इनको यूज करते थे, मिलेट यूज करते थे, श्री अन्न यूज करते थे। क्योंकि जितने भी मिलेट होते हैं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। और ग्लूटेन वो कंटेंट है स्टूडेंट कि ये ग्लूटेन जो है ये आपके बॉडी के अंदर जाके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को एक्सेस कराता है। तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बनाते हैं वो C3 पौधे कहलाते हैं। और जो पौधे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कार्बन की बैलेंस ही आपको 4 मिलेगी, C4 पौधे कहलाते हैं। और जितने भी ये गन्ना मक्का ज्वार बाजरा ये सारे के सारे हैं, ये सभी के सभी C4 प्लांट कहलाते हैं स्टूडेंट। तो C4 प्लांट वे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, याद रहेगा ये चीज। यहां 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो आपके FSO में ही, अभी लास्ट टाइम जो छत्तीसगढ़ ने लिया था FSO उसमें ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट, और अभी राजस्थान ने जो FSO लिया था ये है वो क्वेश्चन। बिहार ने जो FSO लिया था वो क्वेश्चन हालांकि बिल्कुल सिंपल है कि इनमें से C4 प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको ये 4 प्लांट के नाम याद रखने हैं, ज्वार बाजरा गन्ना मक्का, है ना। और इसमें से जो C4 प्लांट होंगे वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को फॉर्म करेंगे या बनाएंगे। कोरकू जनजाति जो होती है, अगली हमारी जो ट्राइब्स है, इसके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है, मुंडा परिवार की जाति से संबंधित है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चटकोरा कोई शायद डांस होता है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपको MP के रिस्पेक्टेबल टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कोरकू जो जनजाति होती है वो इन 2 चीजों के लिए बहुत जानी जाती है। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं इंटरव्यूअर की कोरकू जनजाति क्या है, बता सकते हैं? तो आपको ये 2 वर्ड सबसे पहले बोलना है कि मुंडा ट्राइब्स से रिलेशन है इनका, और ये चटकोरा एक शायद नृत्य होता है जिसको ये करते हैं। अब चलते हैं कि खाने में क्या पसंद है भाई इनको। तो समा के चावल इनको पसंद है। समा के चावल का मतलब होता है कि जनरली जब कोई ऋषि पंचमी करके एक त्योहार आता है तो आपके मदर आपके सिस्टर यदि इस व्रत को रखती होंगी तो वो हमारे रूरल एरियाज में उसको पसी के चावल कहते हैं, कुछ जगहों पर उसको समा के चावल कहते हैं। ये इनको फूड आइटम्स के रूप में लेते हैं। इसी तरह से भुने चावल खाना इनको पसंद है, कोदो की खिचड़ी पसंद है, महुआ की रोटी इनको बड़ी पसंद है। और आप अच्छे से देखिए, सबसे लंबी घास, लार्जेस्ट ग्रास, सबसे लंबी घास जो है उसका नाम है बांस। उसकी सब्जी पसंद करते हैं बनाकर खाना, मतलब बांस की सब्जी या बांस की करी बनाते हैं। बकरे का मांस खाना पसंद है इनको, है ना। जो कैसे होंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं कि बकरे का या जो भी पशु है उसका मांस खाना पसंद है। और महुए की शराब जिसको ये लोग सीडू कहते हैं वो ध्यान रखते हैं, स्पेशली जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ये लोग यूज करते हैं।
अब कभी आपसे कोई पूछे कि कोरकू ट्राइब्स जो है वो क्या खाती है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लचका। लचका दरअसल में क्या होता है कि जब घर में खाने के लिए फूड आइटम्स बहुत कम हो या ना हो, तो फिर फूड आइटम्स बहुत कम हो, वाटर लेवल बढ़ा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है खिचड़ी या सूप। तो दरअसल में लचका जो होता है ये पतला खाद्य पदार्थ होता है, खिचड़ी जैसे हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे दूसरा रीजन है जो मैंने आपको बताया कि फूड आइटम्स कम हो, लोग ज़्यादा हो, तो किस तरह से सबका पेट भर जाए। तो ये वही कहानी है स्टूडेंट। मोटे अनाज मतलब आप खुद देखिए, इनके ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें आपको कोदो है ना, और ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इस तरह से मिलेट मतलब श्री अन्न पर डिपेंडेंट है ये भी। और जंगली वनस्पतियां जो हैं, स्पेशली आप एक भाजी का नाम देख रहे हैं जिसका नाम है पाला सलाद, ये खाना पसंद करते हैं। याद रहेगा ये चीज़। तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा है क्या स्टूडेंट, इधर इस साइड जो है ये आपके एग्जाम में आएगा, पेपर सेकंड की ये पार्ट है, और जो यहां लिखा हुआ है ये आपको इंटरव्यू में बोलना है। बिल्कुल सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद ये कुछ और चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। और स्पेशली इनमें जो पनिका एक समाज होता है, ऐसा माना जाता है कि पनिका समाज वो समाज है जिसने कबीर को क्या किया था, रक्षा की थी, या कबीर को प्रोटेक्ट किया था पनिका समाज की महिलाओं ने। उड़द और मूंग की दाल इनको बहुत पसंद है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे, याद रखेंगे। नायक एक कम्युनिटी होती है जो लाल चींटी की चटनी को खाना पसंद करते हैं। और कोल जो होते हैं ये कई बार कुंदरू की सब्जी, ये से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जिन चीजों को मैंने मार्क कर दिया स्टूडेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद केवल फूड आइटम्स पर ही ट्राइब्स नहीं डिपेंडेंट है, बल्कि कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स है, कुछ ऐसे भी आइटम्स है जिनको ये एज अ ड्रिंक के रूप में लेते हैं। जैसे एक मैंने सबसे कॉमन बताया था आपको स्टूडेंट, ताड़ी। जो ताड़ी होती है इसको गरीबों की स्कॉच कहते हैं। मतलब यदि जो ताड़ी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जिस पेड़ से ये निकालता है, ये फर्मेंटेड फूड होता है ताड़ी, तो जिस पेड़ से ये प्राप्त की जाती है उसका नाम है बोरासिस फ्लैबेलिफर। तो ये दरअसल में एक प्लांट होता है। इस प्लांट पे एक कट लगाया जाता है जिसमें से लेटेक्स या मिल्की सिक्रीशन बाहर आता है, उसको इस तरह से एकत्रित कर लिया जाता है। तत्काल पी जाती है तो अल्कोहल परसेंटेज नहीं होता है, तो नशा नहीं होता, लेकिन कुछ समय रखकर इसको सड़ाया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फर्मेंटेड होगी, है ना। तो फिर उसके बाद यदि आप पिएंगे तो लिटिल बिट अल्कोहल कंटेंट आने की वजह से फिर ये ओकेशन में या पर्टिकुलर जब समय होता है उस समय ये पीते हैं। तो भील और बैगा कम्युनिटी जो है वो ताड़ी को यूज करती है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये पेय पदार्थ है, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से मुड़िया या माड़िया जनजाति जो है वो सल्फी वृक्ष का जो पेय होता है उसको क्या करती है, यूज करती है, प्राप्त पेय उपयोग में यहां लेते हैं स्टूडेंट, ऐसा ठीक है। फिर चावल से बनती है एक चीज, या चावल को सड़ाकर बनाई जाती है हंडिया। इसको एज अ ड्रिंक के रूप में कोरवा ट्राइब्स जो है वो यूज करती है पेय पदार्थ के रूप में। और सबसे लास्ट में जो बासी चावल होता है उसी से कोसमा बनाती है उराव ट्राइब्स या उराव जाति। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि केवल और केवल हमने खाद्य नहीं देखे कि कौन कौन से ट्रेडिशनल फूड मटेरियल को वो इनटेक करते हैं, बल्कि हमने देखा कि कौन कौन से जो पेय पदार्थ हैं जिनको भी दरअसल में फूड के रूप में ये यूज करते हैं। ये एक चीज है स्टूडेंट, इसको थोड़ा जल्दी से आप देख लीजिए। मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि कुछ कम्युनिटीज होती हैं वो झींगुर भात खाती हैं, या झींगुर का सीधा सा मतलब है कि चावल के साथ में कुछ कुछ कीटों का भक्षण करती हैं। तो कीटों का भक्षण क्यों किया जाता है, तो पहले आप इस चीज का आंसर देख लीजिए कि जैसे कि आपको ये इंसेक्ट तिलचट्टा या कॉकरोच दिख रहा होगा, दरअसल में ये कॉकरोच जो है इसका रियल नेम है ऑर्थोप्टेरॉन। याद रखेंगे स्टूडेंट ये चीज आप कि ऑर्थोप्टेरॉन जो है ये कॉकरोच है, मतलब एक तरह का कीट है। कीट क्या कहलाता है, तो कीट वह होता है स्टूडेंट जिसके पास 6 लेग होते हैं, जिसके पास 6 पैर होते हैं। मतलब कितने जोड़ी, 6 जोड़ी। एक बात याद रखिएगा, मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि मकड़ी के पास 8 लेग्स होते हैं।
ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि मकड़ी के पास कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। तो अब जो चीज मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, ये ऑर्थोप्टेरॉन जो कीट है, इसको सबसे ज्यादा दुनिया में फूड के रूप में यूज किया जाता है। मतलब कोई इंसेक्ट जिसको सबसे ज्यादा दुनिया में खाया जाता है वो यही है। कौन? ऑर्थोप्टेरॉन। अब सवाल पैदा होता है क्यों खाते हैं? तो आप बिलीव करिए, जरा आप इसकी क्वालिटी चेक कीजिए, कहीं मुझे लगता है कि इस लेक्चर के बाद आप ही ना शुरू कर दें इसको। दरअसल में जो कीट है इसमें रिच सोर्स है प्रोटीन का, नंबर 1। बहुत से अमीनो एसिड पाए जाते हैं, स्पेशली जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते वही बनते हैं। लिपिड पाया जाता है। अब लिपिड के 2 टाइप में आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। ये जो राजस्थान एफएसओ हुआ था उसमें इनके फुल फॉर्म पूछे गए थे कि प्यूफा अर्थात क्या कहलाता है और म्यूफा अर्थात क्या कहलाता है। तो दरअसल में ये फैटी एसिड के 2 टाइप होते हैं, प्यूफा और म्यूफा। प्यूफा मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये होता है म्यूफा। और दूसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मछली का जो तेल होता है उसमें रिच अमाउंट में पाए जाते हैं ये चीजें। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, इंस्टेंट एनर्जी भी इनके अंदर है स्टूडेंट। तो कभी वीकनेस दिखे और पड़ोस में से निकलते या गुजरते दिखाई दे तो दीज आर द रिच सोर्स ऑफ दीज इंग्रेडिएंट। मतलब प्रोटीन है, कार्ब्स है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मतलब हम इनको सिर्फ अब कॉकरोच के रूप में, कीट के रूप में ना देखें स्टूडेंट, इनको तो हम देखें मल्टीविटामिन की गोलियां। इस वजह से बहुत सारी जो ट्राइब्स कम्युनिटी है वो इसको एज अ फूड मटेरियल के रूप में अपने ट्रेडिशनल फूड का पार्ट बनाए हुए हैं। ये है वो रीजन कीटों के खाने का। क्लियर है स्टूडेंट? और सबसे लास्ट में कि प्रदेश में एक जाति है मुरिया, ये चिनकोरा के नाम से चींटियों की प्रजातियों का लार्वा खाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाला कि चींटियों की कौन सी प्रजातियों के लार्वा को मध्य प्रदेश की कोई ट्राइब्स जो है वो खाती है। आंसर है मुरिया जाति। और इस तरह से ये टॉपिक पूरी तरह से आपका होता है कंप्लीट। मतलब हमने इसमें कोई भी डायमेंशन जो है वो नहीं छोड़ा है स्टूडेंट। जितना हो सकता था दूसरे एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस भी हमने यहाँ देख लिए, और इस तरह से पूरा टॉपिक हमने यहाँ कंप्लीट किया। तो अब यहीं लेते हैं विदा, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के पोस्ट मॉर्टम के साथ। मैं इस कार्यक्रम का दोस्त और आपका होस्ट सौरभ नामदेव लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।